नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अपना सबसे नया टॉपिक है राज्य सरकार, क्लास 10th सोशल साइंस का, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये टॉपिक भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि होने को तो सारी बुक ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा नंबरों के होते हैं। अभी मंडे को हमारा सोशल साइंस का 10th का पेपर भी उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें से 8 नंबर के सवाल पूछे जाते थे। इसमें से एक तो बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और एक छोटा प्रश्न आता है 2 नंबर का। तो उन सभी के लिए हमारे बड़े और छोटे प्रश्न सभी को उसमें क्लियर करना है, तो उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो राज्य सरकार, जैसे कि अपन ने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था, तो सेम वही केंद्र सरकार केंद्र पूरे देश के लिए कार्य करती है, राज्य सरकार एक राज्य के लिए कार्य करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बहुत सारी समानताएं होती है। जैसे शासन व्यवस्था वहाँ पर संचालित होती है, उसी प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ पर संचालित होती है। सिर्फ भारत सरकार के अपन ने देखा केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। वही सेम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वहाँ पर जो व्यवस्थापिका होती है उसको संसद कहते हैं, जबकि राज्य स्तरीय व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस विधानमंडल के बारे में विशेष रूप से अपन आज पढ़ेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन यही देखेंगे विधानमंडल। अब हम बात करें कि केंद्रीय जो संसद है, उस संसद में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 सदन होते हैं अपनी जो विधानमंडल है उसके अंतर्गत, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होते हैं, और साथ में होता है राज्यपाल। तो विधानसभा और विधान परिषद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो राज्यपाल के माध्यम से ही पारित, राज्यपाल ही उनको स्वीकृति प्रदान करता है। इसको एक बार शुरू से अपन देखते हैं। राज्य सरकार, तो राज्य सरकार यानी वही संगठन को मूर्त रूप प्रदान करने वाली एक संस्था होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से केंद्र सरकार, तो उसी प्रकार राज्य सरकार एक राज्य के लिए कार्य करने वाली एक संस्था होती है, जिसका निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि व्यवस्थापिका जो होती है उसमें 2 सदन है। 2 सदनों में से, अब इसमें अभी आगे बात करेंगे 2 सदन कौन कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन इसमें एक विशेष रूप से कि भारत में केवल 7 राज्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 2 सदनों वाला विधानमंडल पाया जाता है। बाकी सभी राज्यों में 1 सदन है, केवल विधानसभा ही कार्य करती है। इसको अपन शुरू से देखते हैं। पहले तो सबसे पहले अपन इसका देखेंगे चार्ट, राज्य सरकार के अंग। तो राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। क्योंकि कार्यपालिका में भी राज्यपाल आता है, राज्यपाल आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, मंत्रिपरिषद आ गई, तो ये। और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय। जबकि अपन केंद्रीय स्तर की न्यायपालिका के बारे में पढ़ते थे, तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं अपन, वो पढ़ते थे। इसके नीचे अधीनस्थ अदालतें, ये इसलिए अपन ने लिखी इसके नीचे ही कार्य करती है। अधीनस्थ का मतलब जो जिला अदालतें होती है, तहसील स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, और सारे के सारे इसी के अधीन होती है। तो ये अपना चार्ट है राज्य सरकार का, जिसमें विधान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 क्षेत्रों को मिलाकर के इसका निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद 168 में अपना जो संविधान है, उस संविधान के आर्टिकल 168 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। उसमें यही बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा, जो अब किस किस से मिलकर बनेगा, जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदन, कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर के इसका निर्माण होगा। इसमें राज्यपाल तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ राज्यों में 2 सदनों वाला और कुछ राज्य में 1 सदन से मिलकर के इस विधानमंडल का, और विधानमंडल किसको कहते हैं, इस व्यवस्थापिका को, राज्य व्यवस्थापिका को, इसका निर्माण होगा। एक सदन होगा निर्वाचित प्रतिनिधियों का, एक सदन तो होगा निर्वाचित प्रतिनिधियों का, और दूसरा एक सदन जो होता है एक सदनात्मक और द्विसदन, और जहाँ पर दोनों सदन है वो क्या होगा, उसका भी निर्वाचित होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही उसका निर्वाचन होता है। विधानसभा के सदस्य, उसमें अपन बात करेंगे विधान परिषद में कौन कौन से निर्वाचन आयोग भाग लेते हैं, वो अलग अपन पढ़ेंगे। तो इसमें अपन बात करते हैं एक सदन निर्वाचित प्रतिनिधियों का होगा, और राज्य में 1 सदनात्मक और 2 सदनात्मक दोनों ही प्रकार के विधानमंडल हो सकते हैं। अब 1 सदनात्मक और 2 सदनात्मक विधानमंडल, इसका निर्णय कौन करता है, यानी किसी राज्य में तो 2 सदनों वाला विधानमंडल है, किसी राज्य में 1 सदन वाला विधानमंडल है, तो इस चीज़ का निर्णय कौन करता है कि यहाँ पर विधान परिषद कार्य करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, वहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो और संसद द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि यहाँ पर 1 सदन वाला होगा या 2 सदनात्मक विधानमंडल होगा। क्योंकि राज्य पर निर्वाचित सदस्य यानी विधानसभा सदस्य और संसद सदस्यों द्वारा ही इसका डिसीजन, इसका निर्णय किया जाता है। वर्तमान में अपने 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल। अब ये 7 जो राज्य है वो मैंने आपको क्लास में भी याद करवाए थे, अगर आपको याद हो तो, एक ट्रिक के माध्यम से। उस ट्रिक के माध्यम से अपन ने ये भी सीखा था कि ट्रिक हालांकि अपन क्लास 10th क्लास में अपन यूज़ नहीं लेते, लेकिन फिर भी इन चीज़ों के लिए, जैसे छोटे कुछ राज्य थे जिनके लिए अपन ने, तो आपके लिए आसानी से इसको याद हो जाए उसके लिए मैंने आपको याद करवाया था। और कुछ इंग्लिश के वर्ड थे
तू भी मजा कर। यानी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी 2 सदनों वाला, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही कार्य करती है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन प्रश्नों के अनुसार अपन इस पर पढ़ेंगे कि अपना सबसे पहले प्रश्न आता है कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। जो अपनी विधानसभा है, विधानमंडल का एक सदन है विधानसभा, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, तो विधानसभा जो है उसका गठन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो विधानसभा का निर्माण सबसे पहले अपन शुरू से देखते हैं। तो विधानसभा जो है वही प्रथम और लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम और लोकप्रिय सदन। जैसे कि अपन ने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा था, सेम वही पॉइंट इसमें है कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर प्रथम और लोकप्रिय सदन, जबकि अपन दूसरे को क्या बोलते हैं, विधान परिषद को द्वितीय सदन, और अलोकप्रिय तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो क्या होता है, ये निम्न सदन है, वो उच्च सदन होता है, वो स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। तो प्रथम और लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता द्वारा चुनकर आता है, इसलिए वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसका गठन कैसे, गठन का इसका निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, विधानसभा के लिए सदस्यों का निर्धारण करते हैं कि अपने विधानसभा में कितने सदस्य होंगे। और ये आर्टिकल 170 में, यानी अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य के अंतर्गत विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सदस्य। अब अपन सोचें कि 500 से ज़्यादा नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, तो रखेंगे कितने। तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 75,000 की आबादी पर एक सदस्य का इसमें निर्वाचन, यानी 75,000 की आबादी पर एक सदस्य होगा, उसी के आधार पर आप सदस्यों का अब 75,000 पर एक सदस्य उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्य की टोटल पॉपुलेशन से अपन ज्ञात कर सकते हैं वहाँ पर कितने प्रतिनिधियों की, कितने विधानसभा सदस्यों की आवश्यकता है। तो इस माध्यम से हम अपने विधानसभा सदस्यों का निर्धारण करते हैं। स्थान आरक्षण रिजर्वेशन जो है, स्थान आरक्षण, उसके बारे में अपन कहते हैं कि 95वां जो संविधान संशोधन किया गया था 2009 में, 95 नंबर का जो संविधान में संशोधन हुआ था, उसमें ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई थी। रिजर्व इसलिए की गई थी कि उन व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में देखने को मिले, और उनके लिए जनवरी 2020 तक, 2009 में जो आर्टिकल या अपने जो संविधान में संशोधन हुआ था, उस संशोधन में ये प्रस्ताव रखा गया था कि ST और SC के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाए, और ये 2020 तक यथावत रहेगी। 2020 के बाद में फिर से इसके विधानसभा द्वारा इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो ये स्थान आरक्षण भी किया गया। इसमें एक चीज़ और है कि स्थान आरक्षण में अगर राज्यपाल को ये लगता है कि अपने राज्य की विधानसभा में, राज्य विधानसभा जो सदस्य है उनमें कोई, अपने राज्य में कोई आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस, अब एंग्लो इंडियंस आपको मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं। तो एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके एक इंडियन और एक, जैसे इंग्लैंड का माता और पिता में से एक भारतीय और एक ब्रिटिश हो, तो दोनों से उत्पन्न जो संतान होती है वो एंग्लो इंडियंस कहलाती है। अब अपने राज्य में ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, एक व्यक्ति को उसमें विधानसभा में, एक एंग्लो इंडियंस, दूसरा व्यक्ति नहीं, केवल एंग्लो इंडियंस को ही वो क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो ये भी एक रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के अंतर्गत इसलिए शामिल करते हैं कि ये भी क्या है, एक सीट इसे निर्धारण की गई है कि अगर उसको लगता है कि अपने विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब बात करते हैं निर्वाचन पद्धति। तो विधानसभा में निर्वाचन पद्धति यानी वही सेम लोकसभा की जैसा कि विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मतदाता किसको बोलते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का मतदाता होता है, तो उनके द्वारा ही इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट है सदस्यों की योग्यता। अब सदस्यों की योग्यता के लिए अपन, जैसे लोकसभा सदस्यों के लिए अपन ने पढ़ा था, 3 योग्यताएं कॉमन, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया घोषित ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, वही कॉमन योग्यता। और एक योग्यता जो लोकसभा के लिए वही सेम है, इसकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो ये 4 महत्वपूर्ण योग्यताएं हो गई। अब ये सदस्य तो बन जाता है, सदस्य के लिए योग्यताएं तो हो गई, लेकिन सदस्य जो बनता है उसका, वो कब अपने पद से हट सकता है, उसकी सदस्यता का अंत कैसे होता है, उसके बारे में अपन समझेंगे। तो उसके 3 महत्वपूर्ण कि दोनों सदनों का सदस्य, कई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं
कि एक सदन में चुना गया और दूसरे सदन में सरकार को उसकी आवश्यकता होती है तो दोनों सदनों में उसको निर्वाचित कर दिया जाए, तो दोनों सदनों का सदस्य हो जाता है तो उसको एक पद छोड़ना पड़ता है। इसके माध्यम से उसकी योग्यता यानी सदन को सदस्यता समाप्त हो जाती है। दोनों सदनों में यदि उसका चयन हो गया है तो उसको एक सदन छोड़ना पड़ता है। दूसरा, सदन की आज्ञा के बिना यदि वो 60 दिन तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है सदन की आज्ञा के बिना, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है, वो सदस्य नहीं रहता। तीसरा महत्वपूर्ण जो है निर्धारित योग्यता, जैसे अपन ने बात की कि इसके पास ये 4 महत्वपूर्ण योग्यताएं होनी चाहिए और इनमें से यदि वो किसी में भी दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे थे जो जिससे विधानसभा सदस्य की सदस्यता का अंत हो सकता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल के ऊपर अपन बात कर रहे थे कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है और ये अस्थायी सदन है। 5 वर्ष पश्चात दोबारा से चुनाव होते हैं, दोबारा से इसका निर्वाचन होता है। लेकिन इसके अंतर्गत ये भी कि कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जो राज्यपाल होता है उस राज्यपाल को के परामर्श या राज्यपाल को बोल करके अपनी विधानसभा को भंग करवा सकता है। यानी कि समय से 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की अगर स्थिति आ जाए तो उस समय संसद द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और बीच में अगर मान लो भंग भी किया जा सकता है। तो ये इसका कार्यकाल होता है। अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होते हैं? वही पदाधिकारी, वही सेम चीज़ है कि जो लोकसभा में थे वैसे ही यहाँ पर भी विधानसभा में भी एक विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदाधिकारी होते हैं। साथ ही साथ अपन बात करें, अब पदाधिकारियों में आ गए तो पदाधिकारी अपने में से, विधानसभा वाले अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक प्रश्न तो अपना ये क्लियर हो गया कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। विधानसभा का गठन अपन ने ये पढ़ा, ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु है। इस 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन विस्तारित रूप में उसका आंसर देना है, तो इनको समझना है ढंग से। तो ये एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन अपना आता है कि विधानसभा जो अध्यक्ष है उन अध्यक्ष के क्या कार्य है। जो विधानसभा का पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष है उस अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, तो उसके अध्यक्ष के कार्यों में अपन बात करेंगे। सबसे पहले कि वो क्या करता है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष। वहाँ पर जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही का यानी विधानसभा या विधानसभा की कार्यवाही का संचालन भी उसके द्वारा ही किया जाता है। पहली विधानसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, दूसरा कार्य संचालन करता है, दूसरे नंबर पे सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी करता है। और इसके लिए अगर सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको कोई आवश्यक लगे कि इस व्यक्ति के ऊपर तो मेरे को कार्यवाही करनी चाहिए, तो उसके लिए उसको छूट दी हुई है कि वो आवश्यक विधानसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो आवश्यक उस सदस्य पर कार्यवाही भी कर सकता है। उसके बाद में तीसरे नंबर की अगर बात करें कि सदन का सदस्य उसकी आज्ञा से ही क्या करता है, भाषण देने का कार्य करता है। यानी कोई भी व्यक्ति सदन में जब बात करता है, सदन में अपनी बात को प्रस्तुत करता है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष की आज्ञा के बाद में ही अपना बात को शुरुआत करता है। उसके बाद में अगर अगली बात की जाए कि प्रश्न स्वीकार करना और अस्वीकार करना। कोई सदस्य सदन में अपने प्रश्न रखना चाहता है तो उन प्रश्नों को वो पहले देखता है कि अपने स्वीकार करने योग्य, अस्वीकार करने योग्य प्रश्नों को वो अस्वीकार भी करता है, कुछ स्वीकार करने योग्य तो स्वीकार भी करता है। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं मतदान के। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, निर्णायक मत की भूमिका निभाता है कि सदन में किसी प्रस्ताव को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों के मध्य ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों के मत बराबर हो जाए, तो वहाँ पर निर्णायक मत की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, अध्यक्ष द्वारा। एक लास्ट जो पॉइंट है दल बदल संबंधी पर यह निर्णय करता है। दल बदल, कोई व्यक्ति अपने इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, कोई दूसरी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी में आता है, तो दल बदल के ऊपर ये निर्णय करने का कार्य भी यही करता है कि हाँ, इस सदस्य को हम अपनी पार्टी से निष्कासित करते हैं, इस दल किसी व्यक्ति को अपने दल में स्वीकार करते हैं, ये कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। इसकी एक और है कि जो सदन के अंतर्गत जो भाषण दिया जाता है उस भाषण में इसको लगता है कि कुछ अशिष्ट असंसदीय शब्द है, उस भाषण के अंतर्गत लिखित भाषण ये चेक करता है, जिसके अंतर्गत ये देखता है कि असंसदीय अशिष्ट है, तो उन शब्दों को ये निकलवा सकता है। यानी उन शब्दों को निकाल करके कि इन शब्दों का आप इसमें सदन में प्रयोग नहीं करोगे। तो ये 6-7 महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो किसके द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। 2 क्वेश्चन हो गए अपने विधानसभा का गठन और विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। तीसरे नंबर पे अपन बात करें विधानसभा का। अब ये तो विधानसभा हो गए, अब बात करते हैं विधान परिषद का गठन। जिस एक द्विसदनात्मक की अपन बात करें जहाँ पर 7 राज्यों में विधान परिषद कार्य करती है,
उनमें विधान परिषद का गठन या कुछ नए राज्यों के लिए किस प्रकार से विधान परिषद अगर बनानी हो तो वो किस प्रकार से विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो विधान परिषद के गठन से संबंधित अगर बात की जाए, अपन बात कर रहे थे कि किसी राज्य में अगर एक सदनों वाला विधानमंडल है, यानी लोकसभा विधानसभा है, और वहाँ पर विधान परिषद का गठन करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो विधानसभा सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो अपने पूर्ण बहुमत से या आधे से अधिक बहुमत के द्वारा ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारे राज्य में भी विधान परिषद की आवश्यकता है, और ये प्रस्ताव पारित करवाकर वो संसद को भेजते हैं, और संसद उसको जब स्वीकार कर लेती है तब जाकर उस राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो तब उसको क्या करना पड़ता है, तो विधान परिषद का गठन अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजती है, और संसद द्वारा इसकी स्वीकृति दिए जाने के बाद में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसका गठन में सबसे पहले वही निर्धारित करेंगे सदस्य संख्या। न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 40, और अधिकतम विधानसभा जो सदस्य है उनका 1/3। 1/3 से हमारा अभिप्राय क्या होता है, जैसे अपने 100 है, 100 का 1/3, यानी अपन सीधे सीधे इसके 1/3 सदस्य। अपने जैसे 200 है तो 200 का 1/3, यानी 100 में से 33% हो गया लगभग, और 33 और 200 में से 33, तो लगभग अपने राजस्थान में यदि विधान परिषद का गठन करना हो तो 66 सदस्य या 70 सदस्य के आसपास अपने विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होगी। तो न्यूनतम 40 और अधिकतम विधानसभा सदस्यों के 1/3 ये सदस्य संख्या हो गई। उसके बाद में सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। अब इसमें किस प्रकार से सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है, तो इसमें 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित और 1/6 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 5/6 टोटल सदस्य जो होते हैं उनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से ये सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण संगठन दिए हुए 1, 2, 3 और 4 और ये 5। ये 5 ऐसे संगठन भी बोल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं जिनके माध्यम से विधानसभा परिषद के सदस्यों का गठन होता है। जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थानीय संस्थाओं द्वारा। स्थानीय संस्थाएं कौन सी होती है, नगर पालिका हो गई, जिला परिषद हो गई। तो नगर पालिका जिला परिषद द्वारा विधान परिषद के लिए 1/3 सदस्यों का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। फिर उसके बाद में बात करें विधानसभा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी 1/3 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो 2 तो ये हो गए, 1/3 और 1/3 तो इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें राज्य में स्नातक किसको बोलते हैं अपन, जो BA पास व्यक्ति जो होता है, जिसको कम से कम 3 वर्ष हो गए हो, BA पास किए हुए 3 वर्ष हो गए हो, वो भी क्या करता है, इसके अंतर्गत भाग लेता है। और इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, अध्यापक स्नातकों द्वारा 1/12 जो कुल सदस्य है उनका 1/12 भाग सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा। उसके बाद में आता है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अब अध्यापकों का निर्वाचक मंडल यानी राज्य में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा या उससे उच्च स्तर शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा भी 1/12 भाग, कुल सदस्यों का 1/12 भाग इनके द्वारा निर्वाचित होता है। उसके बाद में अब इसमें के अंदर भी एक शर्त होती है कि जो अध्यापक वो कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो, वही व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में भाग ले सकता है। राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। अब 1/6 सदस्य वो कौन कौन से हो सकते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त, सम्मान प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनको राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करने का कार्य करता है। तो ये हमारा निर्वाचन है, निर्वाचक मंडल हो गया विधान परिषद के लिए। ये ऐसा निर्वाचक मंडल, कितने निर्वाचक मंडल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 निर्वाचक मंडलों के द्वारा ही इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। उसके अगर बात में कि सदस्य के लिए योग्यता, तो योग्यता वही कॉमन योग्यता, जैसे योग्यता की बात आती है, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, और एज थोड़ा चेंजेस आता है तो इसके लिए विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की उम्र न्यूनतम, कम से कम 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष। उसके बाद में अपन बात करें कि कार्यकाल, तो इसमें विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें पदाधिकारी, यहाँ पर भी सभापति और उपसभापति 2 पदाधिकारी होते हैं। अभी यहाँ में और केंद्र सरकार वाले में ये अंतर है कि यहाँ पर सभापति और उपसभापति अपने में से किसी 2 व्यक्तियों को चुना जाता है, जबकि अपन बात कर रहे थे कि राज्यसभा में भी सभापति और उपसभापति होते हैं। तो राज्यसभा में
सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति का वहाँ से अपने में से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी 2 पदाधिकारी होते हैं। तो ये प्रश्न भी अपना कंप्लीट होता है। पहला प्रश्न अपना कौन सा हुआ? विधानसभा का गठन। दूसरा विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। तीसरा विधान परिषद का गठन। और अब अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के अधिकार और शक्तियाँ। विधान परिषद के पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी उसके पास शक्तियाँ होती है। जाहिर सी बात है, इसके पास अगर इसका गठन किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाती है तो उसके पास कुछ पावर्स होती है, शक्तियाँ होती है। तो पहली शक्ति के बारे में अपन बात करेंगे, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी का कानून निर्माण करने की शक्ति इसको भी प्राप्त कर रखी। राज्य जो होता है राज्य स्तर पर, अब राज्य में राज्य सूची और समवर्ती सूची के ऊपर यदि कानून बनाया जा रहा है तो उसके लिए इसको अधिकार प्राप्त है। लेकिन साथ ही साथ इसको ये अधिकार जो अपना अनुच्छेद 197 जो अनुच्छेद है वो इसके ऊपर थोड़ी रोक भी लगाता है। कैसे कि ये जो विधान परिषद है ये क्या कर सकती है, राज्यसभा ने विधानसभा ने कोई कानून पारित किया और कानून पारित करके उसने क्या किया, ये किसके पास भेज दिया, विधान परिषद के पास भेज दिया। विधान परिषद ने उसमें कुछ संशोधन बताए और ये किया, वो करो, इसमें चेंजेस करो, और इसने वापस रिटर्न कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। फिर से विधानसभा ने फिर से उस प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार किया, प्रस्ताव को पारित किया, बिना कोई चेंजेस के इसने वापस भेज दिया, फिर से इसने वापस लौटा दिया। इस प्रकार केवल ये 4 महीने तक उस कानून को रोक सकती है। उस कानूनी जो दस्तावेज है उस दस्तावेज को 4 महीने तक रोक सकती है। 4 महीने बाद यदि विधानसभा उसमें परिवर्तन करे नहीं करे उसके बाद में ये ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है। ये शक्ति हालांकि इसके पास होती है। उसके बाद में कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब कार्यपालिका पर ये नियंत्रण बनाने का कार्य भी करती है। तो कार्यपालिका जो होती है वो लोकसभा विधानमंडल की अपन बात करें तो कार्यपालिका जो शक्ति जो है, कार्यपालिका में कौन बैठता है, मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनसे वो प्रश्न, वाद विवाद या मंत्री परिषद को नियंत्रित करने का, यानी वाद विवाद, प्रश्न या उनके द्वारा किए हुए कार्यों के ऊपर उनकी आलोचनाएं करना, इस प्रकार के कार्य इनको प्राप्त होते हैं। तो उसके माध्यम से ये क्या कर सकते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। वित्त संबंधी कार्य। अब वित्त संबंधी कार्य हालांकि इसमें अपन ने लिखा है, बाकी ये वित्त संबंधी कार्य क्या होता है, ये विधानसभा को प्राप्त होता है। धन विधेयक से संबंधित जो जितने भी प्रस्ताव होंगे वो विधानसभा में ही पारित होंगे, इनका उसमें कोई योगदान, केवल ये क्या करते हैं, स्वीकृति प्रदान करते हैं। अधिकतम उस विधेयक को क्या कर सकते हैं, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वित्त विधेयक हमेशा क्या होता है, विधानसभा में ही पारित होता है। ये अपना विधान परिषद के अधिकार हो सकती है। 3 महत्वपूर्ण अधिकार शक्ति है। अब अगला जो प्रश्न है अपना, उस अगले प्रश्न में अपन देखेंगे कि विधान हमने पढ़ा, विधान परिषद अलग पढ़ी, विधानसभा अलग पढ़ी। अब दोनों की कंबाइंड शक्तियाँ, विधान परिषद और विधानमंडल दोनों, विधानसभा दोनों मिलकर के क्या है, विधानमंडल का गठन करते हैं। और विधानमंडल की कार्य शक्तियाँ अपन उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहली बात विधायी शक्ति, वही कानून निर्माण की, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ये कानून बनाने का कार्य करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आती है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति केवल विधानसभा को ही प्राप्त है और विधानसभा क्या करती है, राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। किसका, विधानसभा का। विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही, अब जब विधानसभा किसी धन विधेयक को स्वीकृत कर देती है उसके बाद आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा करना और राज्य के लिए आय व्यय से संबंधित कार्य करना, ये केवल विधानसभा की स्वीकृति के बाद ही, विधानसभा की स्वीकृति के बाद ही ये संभव हो पाता है। तीसरे नंबर पर आती है प्रशासनिक शक्ति। मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी जब तक विधानसभा का विश्वास किसके ऊपर है, मंत्रिमंडल के ऊपर बना हुआ है, तब तक वो अपने पद पर है। यदि विधानसभा का विश्वास उसने खो दिया तो उसको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ता है, उसका निष्कासित करना। और एक व्यक्ति ने विश्वास खो दिया तो सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अब प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत ये क्या कर सकता, अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, दोनों से, विधान परिषद और विधानसभा, तो दोनों की बात करें तो ये क्या कर सकता है, ये प्रश्न पूछ सकता है मंत्रिमंडल से, आलोचना कर सकता है, उनकी निंदा कर सकता है, और आलोचना और निंदा प्रस्ताव विधानसभा में पारित करवा सकता है या विधानमंडल में पारित कर सकता है। काम रोको प्रस्तावों को भी पारित कर सकते हैं। ये सारे अधिकार किसके पास है, विधानमंडल के पास, यानी दोनों सदनों के पास। संविधान में संशोधन की शक्ति, ये शक्ति बिल्कुल प्राप्त है। अपन ने केंद्र सरकार में जब पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून पूरे देश के लिए लागू होता है। तो अगर वहाँ पर यदि किसी संविधान में कोई संशोधन किया जा रहा है तो संशोधन के लिए संसद की स्वीकृति तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी वहाँ पर, आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी वहाँ पर होनी आवश्यक है, तब जाकर उसमें परिवर्तन होता है।
तो अब इसके बाद संविधान संशोधन की शक्ति, उसके बाद निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब निर्वाचन में किस किस का निर्वाचन करते हैं, एक तो राज्यसभा सदस्य का और एक राष्ट्रपति का, दो के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो निर्वाचन की शक्ति भी इनको प्राप्त होती। तो ये 5 महत्वपूर्ण शक्तियाँ जो है विधानमंडल के पास। तो विधानमंडल के कार्य और शक्तियों में 5 शक्तियों का वर्णन करेंगे। अब अपन बात करें कि राजस्थान में विधान परिषद का क्या स्थिति है। तो राजस्थान में विधान परिषद की स्थिति ये है कि राजस्थान की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलते ही राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। लेकिन वो स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ये तो अपना कौन कौन सा हो गया, अपनी व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका में दोनों हो गए। व्यवस्थापिका के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपने राज्यपाल भी होता है, तो राज्यपाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियाँ, पावर्स जो है उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो राज्य कार्यपालिका जो है उसमें राज्यपाल व्यवस्थापिका में भी आता है, कार्यपालिका में भी आती है। तो अपन व्यवस्थापिका अपनी कंप्लीट है, कार्यपालिका में राज्यपाल को देखते हैं। तो राज्यपाल किसी राज्य के लिए 5 वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है तो उस दौरान केंद्र सरकार का ये दायित्व होता है कि वो उस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर इसकी नियुक्ति करवाए। दूसरी चीज़, राज्यपाल की नियुक्ति में कुछ परंपराएं और आती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति में कौन कौन सी परंपराएं आती है, एक तो जिस राज्य का उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। और राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से किसको, केंद्र सरकार को परामर्श लेकर के उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। ये केवल राज्यपाल के बारे में। योग्यता है और वेतन वही भारतीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु और किसी लाभ के पद पर ना हो। वेतन इसे वर्तमान 1,10,000 रुपये वेतन, आवास, अन्य सब बहुत सारी सुविधाएं इसको प्रदान की जाती है। अब इसके अपने राज्यपाल के बारे में अपन विस्तारित रूप में या उसकी शक्तियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने को ये प्रश्न क्लियर करने, कौन कौन से प्रश्न हो गए, विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन, उसके बाद में विधानमंडल के कार्य शक्तियाँ, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य शक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें अपने को विधान परिषद के अधिकार और शक्तियाँ अलग, तो इन प्रश्नों को अपने को ध्यान से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।